लेकिन हम्म। आज तक क्या, ना तो कोई कमीशन सवर्णों के लिए है, ना सवर्णों के लिए कोई बजट में प्रावधान है। तो सवर्णों का देश में क्या ये एक ही काम है कि टैक्स पे ही क्लास बना के और सवर्णों का पैसे से सरकारें चलाई जाएं और वोट वोट लिए जाएं। कि एक व्यक्ति आपको डायरेक्ट थ्रेटनिंग कर रहा है, मींस कि वो डायरेक्ट एक भारत को थ्रेटनिंग कर रहा है कि आपका पीएम ही ऐसे, तो आपकी क्या काबिलियत है। ये इतिहास में जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, सवर्णों के हित में कोई पॉलिसी ही लेट डाउन नहीं की गई। हम्म। और वो नया फ्रंट सवर्ण देंगे। दे विल डिसाइड, पीपल विल डिसाइड कि उसको किस रूप में देना है, किस शेप में देना है। इट विल टेक फ्यू मंथ्स हम्म। ओनली। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप जुड़े हैं लोकमत हिंदी पर। आज हम बात करेंगे भारत में उस सबसे बड़े विषय को लेकर जो देश भर के अंदर चर्चा का विषय बन गया है। जातिगत आधारित राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है। कई ऐसे मुद्दे निकलकर सामने आए जिसमें जातिगत राजनीति को हवा मिलती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हाईकोर्ट परिसर के अंदर अंबेडकर की मूर्ति लगाए जाने को लेकर उभरा विवाद देश भर के अंदर देखने को मिला है, मध्य प्रदेश में खासतौर पर देखने को मिला है। इसके अलावा यूजीसी के नए नियमों को लेकर भी जो है मध्य प्रदेश में एक समुदाय जो है विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। लेकिन अब मध्य प्रदेश की राजनीति में भी हम कहें तो सवर्ण बनाम एससी एसटी ओबीसी का संग्राम तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है और इन सब के बीच में एक नाम तेजी के साथ उभर कर सामने आया है, वो है एडवोकेट अनिल मिश्रा का। अनिल मिश्रा जो इन दिनों सवर्णों के मुद्दे पर मुखर होकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। न सिर्फ वो संविधान निर्माता अंबेडकर को मानने को तैयार हैं, वो बता रहे हैं कि संविधान निर्माता जो है बी आर राव के द्वारा किया गया था और इसको लेकर उनका पुरजोर तरीके से विरोध भी हो रहा है। तो एडवोकेट अनिल मिश्रा आज हमारे साथ जुड़े हैं और हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ये भेदभाव की राजनीति के खिलाफ उठते हुए उनके सुर हैं या फिर वो सवर्णों के ऊपर राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक से जातिगत राजनीति को कैसे वो नया रूप देते हुए नजर आ रहे हैं और ग्वालियर में जिस तरीके का माहौल तनाव का बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या उसको उकसाने के पीछे भी क्या एडवोकेट अनिल मिश्रा का हाथ है? इन तमाम सवालों के जवाब हम एडवोकेट अनिल मिश्रा से लेंगे, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे उस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर जो हाल ही में एडवोकेट अनिल मिश्रा की तरफ से की गई है। सर, मैं अभी वो आपकी पोस्ट देख रहा था जिसमें आपने सीधे अभी तक तो आप जो एससी एसटी ओबीसी और सवर्णों को लेकर बात किया करते थे, लेकिन पीएम मोदी को लेकर आपने सीधे सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख दी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह, क्योंकि अभी तक हम कहें तो सवर्ण जो वोट था वो बीजेपी का कोर वोट माना जाता था, लेकिन अब तो आपने सीधे ही पीएम मोदी को लेकर जो है टिप्पणी कर दी है। हाँ, बिल्कुल सही है टिप्पणी। मैं हम्म। उसको गलत मानता। हो सकता है लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, नजरिए से गलत हो, लेकिन हम्म। मेरे नजरिए से सही है। मैं बहुत समय से ये देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वॉच भी कर रहा हूँ, और हर सवर्ण कर रहा है कि हम्म। सवर्णों के कुछ ना कुछ सरकार को डिसीजन ऐसे लेने चाहिए जो सवर्णों का हित रखें और सवर्णों को जो मिलना चाहिए वो मिले। लेकिन हम्म। आज तक क्या, ना तो कोई कमीशन सवर्णों के लिए है, ना सवर्णों के लिए कोई बजट में प्रावधान है। तो सवर्णों का देश में क्या कि एक ही काम है कि टैक्स पे ही क्लास बना के और सवर्णों का पैसे से सरकारें चलाई जाएं और वोट वोट लिए जाएं। ये हम्म। राजनीति चलेगी। और हम सनातन का अपमान भी नहीं सहन कर सकते। अब जब हम्म। मोदी जी के खिलाफ इतना बड़ा चैलेंज दे दिया, मेरी पोस्ट इस बात पे है कि हम्म। ट्रंप ने, यूएस के प्रेसिडेंट ने एक चैलेंज कर दिया, इतनी बड़ी थ्रेटनिंग दी उसने, इतने गंदे शब्दों में दी कि मैं 2 मिनट में राजनीतिक कैरियर खत्म कर दूंगा मोदी का। यही वर्ड्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। हम्म। तो मोदी साहब की ड्यूटी है, ये देश हित का भी सवाल है, ये देश की गरिमा और प्रतिष्ठा का भी सवाल है कि एक पीएम के खिलाफ इतना बड़ा आक्षेप लग जाए कि मेरे पास कुछ ऐसे सबूत है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं मोदी के खिलाफ जिससे कि मैं मोदी का कैरियर खत्म कर दूंगा, राजनीति खत्म कर दूंगा। तो मैंने यही कहा कि अगर मोदी साहब के पास कुछ होता तो जवाब देते। अरे नहीं है तो अभी आपको जवाब देना चाहिए।
लेकिन आप आपको नहीं लगता ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का विषय है कि भारत को किस राष्ट्र को किस तरीके से जवाब देना है या फिर उसको लेकर कैसा बर्ताव रखना है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का भी विषय हो सकता है ना कि सरकार सोच समझ कर इस पर कदम उठाए हम। मैं मानता हूँ अंतर्राष्ट्रीय हम्म, राजनीति का विषय है ये, और हम्म, फॉरेन जो अफेयर्स हैं पॉलिटिकल उनका हम्म, विषय है। लेकिन हम्म, हम भी इस नागरिक हैं भारत के, और हमें ये असहनशील है कि एक व्यक्ति आपको डायरेक्ट थ्रेटनिंग कर रहा है, मींस कि वो डायरेक्ट एक भारत को थ्रेटनिंग कर रहा है कि आपका पीएम ही ऐसे, तो आपकी क्या काबिलियत है। तो सवाल ये है कि हमें अगर थ्रेटनिंग की जा रही है तो कम से कम इतना पीएमओ से जवाब जाना चाहिए कि हम किसी भी थ्रेटनिंग से डरते नहीं है, और मेरे खिलाफ अगर कुछ है तो वही आप ओपन कर दें, क्या दिक्कत है उसमें। तो ठीक जवाब ही है। नहीं है। जब बिल्कुल जवाब आदमी रिप्लाई लेस हो जाता है तो उसको क्या कहे, मूक दर्शक बन जाता है। इसमें पॉलिटिकल अफेयर्स जो फॉरेन पॉलिटिकल पॉलिसी है वो कहाँ एप्लीकेबल हो रही है। ऐसे हम्म, तो कोई भी पाकिस्तान थ्रेटनिंग देता है तो जवाब 2 मिनट में कैसे निकल के आता है हमारा सामने। हम्म, तो जवाब बिल्कुल तो ये देना। बिल्कुल बिल्कुल ये एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आपको ऐसा क्या लगने लगा है कि अब सवर्णों की उपेक्षा हो रही है। ऐसे क्या कौन से बिंदु है जिनको लेकर आप अब सवर्णों के एक बड़े लीडर के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं? मैं पहली बात तो मैं लीडर नहीं हूँ, हम्म, ना नेता हूँ, मैं सिर्फ एक अधिवक्ता हूँ और अधिवक्ता ही रहूंगा। हम्म, और जो लोगों की मान्यताएं हैं, नैरेटिव्स बन जाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, तो मैं आपके माध्यम से ये भी घोषणा करता हूँ कि मैं हम्म, अनिल मिश्रा नॉट गोइंग टू कंटेस्ट एनी इलेक्शन आइदर लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट, हम्म, दोनों ही नहीं ले- लड़ूंगा। लेकिन बस चुनाव लड़ हाँ। मैंने जो देखा सवर्णों हम्म, का आज हम्म, तक के इतिहास में, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, सवर्णों के हित में कोई पॉलिसी लेट डाउन नहीं की गई। सवर्णों के हम्म, हित में बजट में कभी कोई प्रावधान नहीं रखे गए। कोई सवर्णों का आयोग कमीशन कुछ नहीं किया गया। क्या सारी चीजें बाकी अदर्स के लिए बनाई गई हैं। सवर्ण सिर्फ वोट की राजनीति है और टैक्स पे क्लास है, जिसके पैसे पे बाकी जनता जो है पूरी इंडिया की उपयोग करे, उपभोग करे, और हम सवर्ण सिर्फ देते देते जाएं। तो आज सवर्ण की स्थिति वो है, अब सवर्ण नहीं देना चाहता और न देगा। जब वोट नहीं देना चाहता एडवोकेट अनिल मिश्रा, जब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ये राजनीतिक लड़ाई लड़ी कैसे जाएगी, उसे भी समझना चाहेंगे। ये ये लड़ाई बड़े आसानी से लड़ी जाएगी। आपने इतिहास देखा होगा, जब हम्म, भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, दैट कांग्रेस। हम्म, उसके बाद मालूम नहीं कितनी कांग्रेस बनती चली गई, कितने दल बनते चले गए। आज इंडिया में जो इस चीज की आवश्यकता है, क्योंकि इंडिया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक अपोजिशन लेस हो गया है, तो एक नए फ्रंट की आवश्यकता है इंडिया को। हम्म, और वो नया फ्रंट सवर्ण देंगे। दे विल डिसाइड, पीपल विल डिसाइड कि उसको किस रूप में देना है, किस शेप में देना है। इट विल टेक फ्यू मंथ्स हम्म। ओनली। आप तो कह रहे हैं आएगा। कि बिल्कुल आप कह रहे हैं कि अभी तक जो है सवर्णों के लिए जो है सरकारों की तरफ से कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए, लेकिन यदि बीजेपी का कोर वोट तो सवर्ण को ही माना जाता रहा है, अभी तक वोट तो वो देता आया है। वोट हमेशा सवर्ण का यूज किया जाता रहा। बीजेपी को सत्ता में लाने वाला सवर्ण है, बीजेपी का कोर वोट बैंक है सवर्ण। लेकिन सवर्ण जब ये देख रहा है कि हर कानून, हर प्रावधान सवर्ण के खिलाफ बनाया जाता है, SC ST एक्ट किसके खिलाफ, सवर्ण के खिलाफ बना दिया गया, उससे सबसे ज्यादा परेशान है। सवर्ण के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है। सवर्ण के पैसे से प्रोत्साहन इनाम की राशि देती है सरकार की, FIR करा और इनाम पाओ, ये हम्म, पॉलिसीज है। अब लाके हम्म, हमारे बच्चों पे व्यवधान पैदा कर दिया, यूजीसी बिल ला दिया। यूजीसी बिल की कौन ने डिमांड की थी इस समय। हम्म, मैं पूछना चाहता हूँ, कोई डिमांड नहीं थी देश में, कोई वॉइस रेस नहीं हुई, और डायरेक्ट यूजीसी बिल आ गया। तो सवर्णों की अब जो है डिमांड यही है कि अब हमारे को जो फेवर करेगा और हमारे हित में काम करेगा, हम उसकी सरकार चाहेंगे। बीजेपी पे भी सवर्ण ने बहुत भरोसा किया है, और मैं ऑन बिहाफ ऑफ द सवर्ण पीपल्स ये कहना चाहूंगा कि आगे से भविष्य में किसी पार्टी पे भरोसा ना करें। दूसरी हम्म, चीज, धर्म को
राजनीति से इस तरह से जोड़ा गया। होना ये चाहिए कि राजनीति धर्म के आधार पर चले, लेकिन वो कह रहा है राजनीतिकरण कर दिया है धर्म का, तो वो बड़ी बुरी स्थिति हो गई है। आप देखिए रोज आए दिन इन्हीं बातों पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, रोज इन्हीं बातों पे दो गुटों में हमारे संत समाज बट रहे हैं। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए यही राजनीति। यही बंटवारा तो अब समुदायों में भी देखने को मिल रहा है ना मिश्रा जी। यदि आप सवर्णों की बात कर रहे हैं तो ये भी तो वर्ग वर्गों के बीच ध्रुवीकरण की कोशिश है। ये ध्रुवीकरण की कोशिश ये है, जैसे यूजीसी बिल आया, हम्म, पहले उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ एमपी का था, मंडल कमीशन से ये लड़ाई चालू हुई थी कि साहब इनको हम 53% है, कैलकुलेशन रफ निकाला, 53% ओबीसी लोग हैं और उसमें 65 जात बिरादरियां डाल दी गई। हम्म, उन 65 का 53% वोट को किस तरह से ध्रुवीकरण किया जाए, ये कोशिश की जा रही है। आज आप देखिए देश में हर तरफ एक डिमांड उठने लगी सवर्णों के खिलाफ। 85 और 15, 85% सरकार ने कहा ये बहुत अच्छी आवाज उठी है, इसीलिए एक यूजीसी और दे देते हैं तो 85 हमारे कब्जे में होगा, 15 पर तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 हमारी पॉकेट में पड़ा हुआ है सवर्ण। लेकिन अब सवर्ण पॉकेट से बाहर आ जाए, ये बीजेपी ध्यान रखे कि अब सवर्ण बिल्कुल आपकी तरफ टर्न नहीं होगा। तो मिश्रा जी सवाल तो इस बात को लेकर है ना कि वो 15% महत्वपूर्ण है कि अब वो 85% महत्वपूर्ण हो गया है। 15% क्या कैसे इस पूरे मामले को लेगा? ये कैलकुलेशन तो वो पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे ढंग से जानती हैं कि 15% नहीं, बल्कि हम कहते हैं 10% ने ही हमेशा सत्ता बनाई है और सत्ता को गिराया भी है। वो 10% ही मोल्ड करके लाता है, ब्रेन वॉश करके लाता है वोटर्स को। हम्म, आपके पास और वोटर सवर्ण के अलावा कोई है भी नहीं, हम्म, हम ही लोग लेके गए थे वोट। हम्म, आज आपने हमारी ये स्थिति कर दी कि आगे आने वाली जो प्रतिमाएं हैं, जनरेशन है, वही खत्म कर रहे हैं आप। तो इंडिया, आप राष्ट्र हित में काम करके दिखाए ना, क्या हित हम्म, रखा आपका राष्ट्र का? यूजीसी से हित होगा राष्ट्र का? अगर प्रतिभाओं का ही आप दमन और शमन कर देंगे, पतन कर देंगे, तो राष्ट्र कैसे चलेगा? ये हम्म। सोचने का है। ये क्या मतलब है? डबल जियो पार्टी जैसा कर दिया। एक तरफ स्टूडेंट को उच्च शिक्षा में जब चाहेंगे जब आप सजा दे के ब्लैक स्पॉट डाल देंगे उसकी लाइफ पे, और वो पढ़ने से वंचित, नौकरी से लेकिन वंचित। इसके पीछे जो यूजीसी का तर्क था, सरकार का जो तर्क था कि तमाम जो कोर्ट में मामले गए थे, जितने आंकड़े निकल कर आ रहे थे, जो लिंग भेद के, जो जाति भेद को लेकर जो मामले निकल कर आ रहे थे, उसके बाद संसद की रिपोर्ट के अनुशंसा के आधार पर यूजीसी ने इसको लागू किया। यही मैं कहना चाहता हूँ कि आपने या मैंने या और किसी जनता से पूछे, उनसे ही पूछते हैं, छात्रों से, उनसे कब हमने जात बिरादरी के आधार पे हमारे बच्चों ने ऐसा व्यवहार किया? ये तो अपवाद स्वरूप कोई। और उस केस में भी, जिस केस की आप बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये नहीं कहा था, उनने कहा था एक मॉनिटरिंग कमेटी से बना दी जाए जो ये मॉनिटर करे कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। नथिंग इज देयर। आज भी नहीं है, कल भी नहीं। आज आपने पोजीशन ये कर दी, इतनी थ्रेटनिंग दे दी बच्चों को। हम माता पिता बच्चों को ये कह के भेजेंगे अब स्कूल या कॉलेज में कि बेटा संभल के रहना है आपको, दूरी बना के रखना, बातचीत कम करना। ये स्थिति रहेगी, उसका मेंटल स्टेटस क्या होगा, उसकी मनोदशा क्या होगी जो पढ़ाई कर पाएगा? वो हम्म। हमेशा डरा सहमा ही रहेगा कि मैं किसी भी दिन। लेकिन लेकिन मिश्रा जी अब यूजीसी पर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है, तो अब इस पूरे मामले में आगे आपको क्या नजर आता है? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, सरकार के हाथ नहीं बंधे हुए हैं। हम्म, इतने सारे आंदोलन हो रहे हैं, सरकार इसे वापस ले सकती है ना। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पेंडिंग है, ये तो एक अंतरिम व्यवस्था की है। हम्म, आज सरकार के हाथ में है, आज सरकार उसे वापस ले ले। लेकिन सरकार की अब मजबूरी फंस गई, गले का कांटा बन गया यूजीसी। एक तरफ, दूसरी तरफ भी आंदोलन चालू हुए कि यूजीसी लागू करिए। हम्म, इस आवश्यकता ही नहीं थी इस समय, क्या कभी भी ऐसे कानून की जो जात बिरादरियों के आधार पर देश को बांटते हों। देश में गृह युद्ध कराने के लिए जो कानून सक्षम बन जाए, उन कानूनों की कभी आवश्यकता नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं जो रिजर्वेशन चल रहा है,
आरक्षण वो भी जात बिरादरी पर ना होके आर्थिक आधार पर सभी के लिए लागू होना चाहिए। ये जात बिरादरी किसी देश में चलना अच्छे उचित चीज नहीं है, ये देश के पतन का कारक है, विकासशीलता आप की ओर नहीं। आप आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की बात करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी को आरक्षण दिए जाने का मामला कोर्ट में लंबित है। ओबीसी वर्ग लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि 27% आरक्षण को लागू किया जाए, और मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि डंके की चोट पर 27% आरक्षण दिया जाएगा। देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, हम्म, बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं, हम्म, लेकिन हमें न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है। न्यायपालिका अहित नहीं होने देगी, क्योंकि पूर्व में ही इंदिरा वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर चुका है कि नॉट मोर देन 50%, तो हम्म, वो वही रहेगा। लेकिन हम अब इस मुहिम पे चल रहे हैं कि हमें अब 50 नहीं, अब हमें 100 चाहिए। 100 मीन्स आर्थिक आधार पे। क्यों? आप हम्म, एक बात देखिए, पूरे तर्क के साथ देखें, हर चीज से देखें, आज तक यही सुनते आए हैं सवर्ण कि हमारा शोषण किया गया, हमारा शोषण किया गया। अरे भाई, शोषण तो सवर्ण का हो रहा है। हम्म, जब से हो रहा है, जब से ये आरक्षण लागू हुआ, हमारी हम्म, थाली, हम प्रतिमाएं निकालते हैं देश के लिए, उस थाली में से हम आपको 50% देते आ रहे थे, उस पे भी सरकार को दिक्कत हो रही थी। तो दिक्कत ये है कि अब हम उस थाली को वापस लेंगे, अब हमें बांटना नहीं है, अब तो कोई जो थाली। जो आरक्षण को लेकर अभी तक फार्मूला अपनाया गया, कहा जाता है कि कमजोर लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण व्यवस्था को लागू किया गया, सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस को जोड़ने के लिए व्यवस्था लागू की गई। अब इसमें कैसे आप लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे? सरकार के हाथ में, जब सरकार इस तरह की हमारे माफिक होंगी तो हम्म, निश्चित है, ये अब काफी ने जो राजनीतिक लोग हैं वो अब इस बात पे काफी विचार करने लगे कि आर्थिक आधार पे ही होना चाहिए। कौन सा हम्म, वर्ग है, कौन सी बिरादरी, कौन सी जात है जिसमें आर्थिक रूप से या अनपढ़ पिछड़े हुए लोग नहीं है? ये हम्म, सरकार हमें जवाब दे। क्या ब्राह्मण में नहीं है, या क्षत्रिय में नहीं है, वैश्य में नहीं है, जैन में नहीं है, कायस्थ में नहीं है? क्या हम लोग अपना शोषण अब 78 साल से झेल रहे हैं, अब नहीं झेल पाएंगे? जो 78 साल में देश होना चाहिए था, आज एक विकास होने के बाद विकसित देश कहलाना चाहिए था, आज भी आप उसी रफ्तार से चल रहे हैं। आप पड़ोसी देशों को देखिए, 20 साल में डेवलप्ड कंट्री बन जाते हैं, हमसे 100 साल आगे निकल जाते हैं। कारण क्या है? हमारी प्रतिमाएं टोटल पलायन कर जाती हैं। हर सवर्ण ये सोचता है बस उच्च शिक्षा प्राप्त करी बच्चे ने, इंडिया में तो उसका कोई कुछ होना नहीं है, विदेश जाने के लिए तैयारी हो जाती है। तो सवाल ये, उन प्रतिभाओं का उपयोग हमारा राष्ट्र क्यों नहीं करना चाहता? क्या आरक्षण की नीति 78 साल में अगर हमें समानांतर नहीं बना सकी, एक धारा में नहीं ला सकी, तो कौन सा कैलकुलेशन से आप अगले 78 सालों में समान बना देंगे? नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा कोई देश भी नहीं होता जहां 100% लिटरेसी होने के बाद 100% इकोनॉमी भी हर आदमी के पास बराबर हो। ऐसा नहीं हो सकता, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। इसलिए अब ये राजनीति बंद करनी पड़ेगी, आरक्षण की, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट की राजनीति बंद करिए, साथ में यूजीसी बिल भी वापस ले लिए। अब ये लड़ाई तब तक नहीं थमेगी। सवर्ण अब समझ चुका है, और सवर्ण अब आपको ये भी दिखाएगा कि सवर्ण जिसको आप समझते हैं कि वो आपकी पॉकेट में, वो पॉकेट से बाहर आ गया है। निशा जी, और समझना चाहूंगा कि आप खुद कानून के जानकार हैं, लेकिन अंबेडकर के फोटो जलाए जाने को लेकर आपके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। क्या संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को आप मानते हैं? पहली बात तो, संविधान निर्माता किसने घोषित कर दिया उन्हें? कहाँ है? हम्म, वेदर सर्टिफिकेट इज देयर, हम्म, वेदर एनी डिक्लेरेशन इज देयर? नॉट एट ऑल। हम्म, हम्म, सरकार कहे ना कि हम्म, निर्माता हमने कहा उन्हें, सरकार के पास भी नहीं है कोई प्रूफ। हमने मांगा था हम्म, RTI में कि हम्म, साहब आप बताएं निर्माता, तो उन्होंने कहा हमने आज तक निर्माता तो किसी को घोषित ही नहीं किया। हम्म, तो ये तो एक नैरेटिव सेट कर दिया गया। संविधान निर्माता वो कैसे हैं?
ये पूछा जाए, कोई डायस पे बैठे, कोई टेबल पे बैठ के हमसे निशा बात जी, करे। लेकिन जो नैरेटिव सेट किया गया है उसको मानने वाले अब लाखों लोग हैं। हम भी करोड़ों लोग हैं। आप आज हमारा नैरेटिव सेट हो चुका है, पूरा हिंदुस्तान में पढ़ा लिखा वर्ग है, उसने एआई से, ग्रॉक से और पुस्तकों से, डॉक्यूमेंट से ये चीज जान ली है कि कॉन्स्टिट्यूशन was drafted by Honorable Sir B.N. Rao, except nobody was there to draft the constitution. No, कोई नहीं था। He was हम्म। draft 243 आर्टिकल ड्राफ्ट कर दिए थे उनने। हम्म। उनमें आप ये पूछ लीजिए किसी से भी कि उन महाशय ने एक आर्टिकल की रचना की हो, एआई से देख लीजिए, वो भी यही कहेगा नो। कोई उनने कोई इस तरह का आर्टिकल लिखा हो कॉन्स्टिट्यूशन में? कुछ नहीं, नथिंग इज देयर। तो है क्या उनका? सिर्फ तो प्रेजेंटेशन सवाल है। तो निशा जी, सवाल तो यहाँ भी ये उठता है ना कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, कई बार सवाल उठते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, लेकिन मानते हैं लोग। देखिए, वो नैरेटिव भी सेट किया हुआ है, लेकिन हम्म। आज मान्यता है उनने देश की स्वतंत्रता में पार्टिसिपेट किया। हम्म। हम इन व्यक्ति को भी मान लें, लेकिन इन व्यक्ति द्वारा देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में भी क्या पार्टिसिपेट, कोई आंदोलन में पार्टिसिपेट किया? बल्कि हम्म। विरोध किया स्वतंत्रता का, संविधान का विरोध किया। संविधान सभा में खड़े होके बोले कि मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं इसे जलाना चाहता हूं। तो भाई, आपकी सहमति जिसमें थी आप उसको बना लेते। जब आप सहमति नहीं है तो आपका नाम कैसे चलेगा? आपने साइमन कमीशन का विरोध नहीं, आपने सहयोग किया उनका। तो आप जब हमारे हर आंदोलन में एक एक भी ऐसा स्टेप बताएं जो उन व्यक्ति विशेष द्वारा इस दिशा में उठाया गया हो कि उनने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी कोई पार्टिसिपेट किया, नथिंग इज देयर। तो जो चीज है वो सामने है, उसको निशा जी, हमें जल्दी जल्दी दो तीन विचार दो करना दो पड़ेगा। दो मिश्रा जी, दो तीन सवाल और जल्दी जल्दी आपसे ले लेता हूं कि अंबेडकर की मूर्ति लगाए जाने को लेकर जिस तरीके से ग्वालियर में माहौल बना है, एक वर्ग, एक समुदाय जो है प्रतिमा लगाए जाने को लेकर लगातार आंदोलन करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में जो भीम आर्मी है, जो आजाद समाज पार्टी है, उसकी तरफ से भी ऐलान हुआ कि 14 मार्च को उसके बाद यदि मूर्ति स्थापित नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। ग्वालियर के लोग इस मूर्ति स्थापना को लेकर खासे परेशान है, क्योंकि ग्वालियर चंबल के पूरे आसपास के इलाकों में इसको लेकर तनाव खिल जाता है। क्या इस पूरे मामले को लेकर अब होना चाहिए, आपको क्या नजर आता है? देखिए, मूर्ति का विवाद तो ऐसा कुछ बचा नहीं है। हम्म। विवाद अगर वो लोग कर रहे हैं तो उसमें अनिल मिश्रा का दोष नहीं है। कारण हम्म। ये है कि मूर्ति का विवाद उस समय भी कोर्ट के हाथ में ही था, कोर्ट के जुडिक्शन में था। ना हम्म। अनिल मिश्रा के हाथ में था वो, ना उनके हाथ में। अगर हम्म। कोर्ट की कोई परमिशन नहीं है, कोर्ट ने कोई बिल्डिंग कमेटी ने उनको पास करके नहीं दिया, कोई ऑर्डर नहीं है, उसके बगैर अनुमति के कोई भी मूर्ति कहीं भी कोर्ट कैंपस में लग जाएगी, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। तो हम्म। कोर्ट के जुडिक्शन की बात है, कोर्ट चाहेगा तो लगेगी, कोर्ट नहीं चाहेगा तो नहीं लगेगी। न्यायालय जो है उनके जुडिक्शन का विषय है, ना उनके जुडिक्शन का है ना मेरे जुडिक्शन का। लेकिन अगर वो इस बात को कर रहे हैं, वो साल भर से चिल्ला रहे हैं मूर्ति वहीं लगेगी, मूर्ति वहीं लगेगी। अरे भाई, आप होते कौन हो कि वहां मूर्ति लगा दोगे? हाई कोर्ट की उसमें अनुमति चाहिए, आदेश चाहिए, सारी व्यवस्था, बिल्डिंग कमेटी में रेजोल्यूशन पास होता है मेजोरिटी से, सारी चीजें होती है। प्राइवेट आदमी जाए और एक मूर्ति खरीद के लगाया, ये पॉसिबल है क्या? उसको फिर बजट देखता है कोर्ट, क्या बजट से कैसे होगा, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन इसी मूर्ति की स्थापना को लेकर राजनीति तो हो रही है, एक समुदाय को इकट्ठा किया जा रहा ये है, सोशल मीडिया क्या पे है ट्रेंड वो, चला जा रहा आपने जिस पार्टी का नाम लिया, वो है। भीम आजाद समाजवादी पार्टी है, क्या है वो हम्म। पार्टी जानबूझ के कर रही है क्योंकि उनको अपनी पॉलिटिक्स में इस तरह के लोगों को जोड़ना है, जबकि उनसे बहुत अधिक लोग नहीं जुड़े हुए हैं। हम्म। लेकिन उन्हें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो केवल ऊधम मचाएं और ऊधम के आधार पर वोट बैंक उनका तैयार हो। ये उनका काम है। बाकी मूर्ति न्यायालय के बिना अनुमति के कहीं भी नहीं लग सकती, न्यायालय के परिसर में।
ये तय बात। अनिल मिश्रा जी, आपने कहा कि अब जो सवर्ण है वो अपना वोट सोच समझ कर देगा, तो क्या ये वोट कांग्रेस के फेवर में जाएगा? बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी, बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से भी बीते दिनों कुछ सोशल मीडिया पोस्ट आई थी। क्या ये सवर्ण वोट अब डाइवर्ट होगा, कहाँ जाएगा ये? मायावती जी इसका प्रयत्न करेंगे, लेकिन सवर्ण वोट किसी भी राजनीतिक दल को नहीं जाएगा। अब सवर्ण अपना नया फ्रंट तैयार करेगा, उसी फ्रंट पर जाएगा। और आने वाले दिनों में अब क्या नया नजर आने वाला है, या अनिल मिश्रा क्या नया करने जा रहे हैं? नहीं, सभी सवर्ण मिलके करेंगे। हम लोग सहमति और बहुमत के आधार पर चलते हैं। हम लोग की मनमर्जी या आर्बिट्रेरीनेस के अगेंस्ट है, तो हम सब लोग सहमति ही कुछ करेंगे, जिसमें मैं एक छोटा सा उनका सदस्य रहूंगा, बाकी कुछ नहीं है मेरा महत्व। एक और सवाल का जवाब ले लूं आपसे कि बीजेपी हो या कांग्रेस, उसमें जो ब्राह्मण चेहरे हैं वो अब हाशिए पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार उनके बयान भी निकलकर सामने आए। गोपाल भार्गव का हाल में बयान निकलकर सामने आया था कि ब्राह्मणों को लेकर, क्या एडवोकेट अनिल मिश्रा के संपर्क में बीजेपी या कांग्रेस के ऐसे सवर्ण चेहरे हैं जो मास लीडर हैं, जो लोगों को समझा सकते हैं? क्योंकि अकेले अनिल मिश्रा तो इसको अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते। तो क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी पर आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं? एक सवाल नहीं, दो हो गए। एक तो ये कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं सवर्ण, मेरे संपर्क में अभी कोई नहीं है और ना मैंने अभी किसी से बात की है, लेकिन मैं उनसे ये प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा, क्या कृपया करके अपने घर पर लौट आए। घर में ही सबका आनंद आता है, परिवार के साथ रहते हैं जब। ये परिवार है, सवर्ण परिवार, इसने ही उन्हें वहां पर बिठाया है। आज कृपा करके वापस आए, कल पुनः हम बिठाएंगे। दूसरा, जो आपने कहा कि जो भी चीज तय करती है वो जनता करती है, वोटर्स करते हैं। सवर्ण वोटर्स जो है बहुत कम नहीं है। कम से कम अगर मान लें आप 30% तो होगा, और 30% वोट है। हम जब दूसरों को वोट दिलाने में सक्षम है, तो निश्चित है कि हम अपने लिए भी सक्षम होंगे। यही डिक्लेरेशन है मेरा, यही भविष्यवाणी है कि भविष्य में समस्त सवर्ण मिलके एक फ्रंट तैयार करेंगे, उस फ्रंट को ही सवर्ण वोट देगा। अगर जो जिद करेंगे हमारे जो सवर्ण नेता हैं कि हमें वहीं रहना है पॉलिटिकल पार्टीज में, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी जो भी है उनकी, तो हम उनसे कोई अपेक्षा नहीं करते कि वो आए। अपवाद सब हर जगह रहते हैं, दो चार अगर रह भी जाएंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पुनः आपके माध्यम से कहूंगा कि प्लीज अपने घर लौटाओ, अपना परिवार संवारो। मिश्रा जी, एक और आखिरी सवाल कि क्या ये जो कदम है वो अलग अलग समुदायों के बीच दूरी बढ़ाने वाला कदम नहीं होगा? क्या इस तरीके का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए कि ओबीसी, एससी, एसटी को भी सवर्ण के करीब लाया जा सके? कुछ इस तरह के प्रयास, या उनको देखिए, समझाया जा हम सके? लोग तो हमेशा सबको साथ लेके चलते हैं, समरसता बरस के चलते, बल्कि हम राष्ट्र हित में आते हैं कि सभी ऐसे कानून खत्म कर दें जो जात बिरादरी के आधार पे है। लेकिन सवाल ये, सरकारें हमें आपस में बांट रही हैं। आप देखिए, कभी महासभा, कभी कोई फ्रंट बन जाता है, कभी आजाद समाज, कभी बहुजन समाज। तो अगर सवर्ण ने सवर्ण पार्टी बना दी या सवर्ण ने कोई फ्रंट बना दिया, तो उसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए? आप करवा रहे हैं ये तो ऊपर बैठ के, सत्ताओं में आप विराज होंगे। आप कृपा करके ऐसे कानून ही मत लाइए, जाति बिरादरी में मत बांटिए देश की जनता को। नागरिकता ऐसी होनी चाहिए जिसमें समरसता हो, एक समानता हो, एक दूसरे से मतभेद ना हो। लेकिन ये तो आप सत्ताएं करा रही हैं। अब इन सत्ताओं का ये जो वोट बांटने का काम है, डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी, वो नहीं चलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े लोकमत के साथ और इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, अपना पक्ष रखा। तो एडवोकेट अनिल मिश्रा जी हैं जो हमारे साथ जुड़े थे, और हमने इनसे समझने की कोशिश की कि कैसे वो अब सवर्णों के मुद्दे पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, लोकमत पर फिलहाल इतना ही, और इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका कोई सुझाव या कमेंट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।